भारत एक्सप्रेस की टीम 88 संसदीय क्षेत्रों पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता हैं और हर एक खबर आप तक हम सबसे पहले सुबह से पहुंचा रहे हैं, वो अपडेट आपको दे रहे हैं। और इस बीच 2 घंटे का जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो भी हमने आपको बताया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अजय भटनागर भोपाल से और अभिषेक आढ़ा हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़े हुए हैं। चल रहा है चुनाव दूसरे दौर का। अभिषेक आढ़ा, जरा बताइए, राजस्थान की 13 सीटों से क्या करीब करीब 2.5 घंटे का तो मतदान हो गया है, 3 घंटे का मतदान हो गया है, 3 घंटे से ज्यादा का हो गया है। क्या आ रहा है, अलग अलग जगहों से क्या खबरें आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए 3 घंटे हो चुके हैं मतदान शुरू हुए हुए, लेकिन राजस्थान के अलग अलग जिन 28,000 बूथों पर जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां जहां पर चुनाव अभी संपन्न हो रहे हैं, जहां मतदान कराया जा रहा है, शुरुआती जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि जो कतारें हैं वो लंबी लगी हुई है और तुलनात्मक रूप से जो चुनाव है वो धीरे चल रहा है। करीब 2.25 लाख लोग पूरे स्टेट में सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं और कई ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो ये महिला मतदान केंद्र है। जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो महिलाओं ने संभाली हुई है। हम इस मतदान केंद्र के अंदर का जायजा ले रहे हैं। लोग यहाँ पर वोट देने के लिए पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बात भी करेंगे और बात करने ये मेरे सहयोगी आपको बताएंगे ये पूरा जो मतदान केंद्र का नजारा है। और ये महिला स्पेशल केंद्र है, आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगी है। महिला स्पेशल ये मतदान केंद्र है, क्या खासियत है इसकी? सारी व्यवस्थाएं महिलाएं संभाल रही हैं? हाँ बिल्कुल। कितनी महिला है, क्या है, पूरा डिटेल बताएं। सर अभी तो हमारी 2 ही लगी हुई है स्टाफ में। हाँ। वो संभाल रही है लाइनिंग वगैरह, कोई विकलांग आता है उनको अंदर ले जाना। तो देखिए ये नजारा है चुनाव का। लोग उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में। मैं जिस सेंटर पर हूं ये सेंटर जालोर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का मुकाबला एक जमीनी नेता लुम्बाराम चौधरी से है। मेरे साथ में कई मतदाता हैं जो कि वोट देने के लिए जा रहे हैं, युवा हैं। अगर आप बात करना चाहें हमसे, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं इस बार? एक ही मुद्दा है, देश राष्ट्र हित प्रथम और देश सब पूरा देश और पूरा युवा सिरोही जालोर का आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा है और सिर्फ मोदी जी को चाह रहा है। मोदी लहर का असर ये दिख रहा है यहाँ पे। लोग और हैं हमारे साथ में, कुछ युवा हैं जो कि वोट देने आए हैं। आप बात करेंगे किन मुद्दों पर चुनाव वोट दे रहे हैं आप? राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर वोट हो रहे हैं इस बार भी। चलिए अभिषेक आढ़ा आपके पास आते हैं और अजय भटनागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तिरुवनंतपुरम से, जहां पर शशि थरूर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से है। और मध्य प्रदेश के बारे में बताइए, 6 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। क्या अपडेट अलग अलग इन 6 संसदीय क्षेत्रों से आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर मतदान में उत्साह दिखाया जा रहा है मतदाताओं में और सुबह से ही लाइनें लगी हुई हैं और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदाता बाहर निकले हैं। और सुबह का समय है, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा तेज शुरू हो जाती है अभी 10 बजे के बाद से, तो सुबह के समय ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करना चाहते हैं और लिहाजा उसका असर भी देखा जा रहा है कि जो 6 संसदीय सीटें हैं, भिंड की रीवा और सतना है, जबकि बुंदेलखंड की खजुराहो और टीकमगढ़, दमोह और इसके अलावा होशंगाबाद मध्य भारत की सीट, ऐसे 6 सीटों पर 6 संसदीय सीटों पर चुनाव हो रहा है और उसके लिए मतदाता भी बाहर निकल रहे हैं। और अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है, लगभग हर सीट पे 15% से ज्यादा मतदान हो चुका है, यानी कि लगभग 14% मतदान 9 बजे तक हो चुका था और अभी जो हमें ताजा जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 15% से ज्यादा मतदान हो चुका है। कई जगह 16% से भी ज्यादा मतदान हुआ है। तो मतदाता अगर बाहर निकल रहे हैं और सबसे ज्यादा जो उत्साह देखा जा रहा है वो महिलाओं में और युवाओं में, जो फर्स्ट टाइम के वोटर हैं वो जरूर उनमें उत्साह देखा जा रहा है। लगभग इन 6 संसदीय सीटों पर 1 करोड़ 11 लाख मतदाता हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने 12,800 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए हुए हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें, जो पारदर्शी प्रक्रिया है उसके तहत लगभग 8,000 मतदान केंद्र है जो वेबकास्टिंग से सीधे देखी जा रही है। चुनाव आयोग में उनका वेबकास्टिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो आते हैं अजय भटनागर आपके पास। अभिषेक आढ़ा, आप लोगों से बात कर रहे थे और मुद्दे लोगों के बहुत क्लियर हैं और उन क्लियर मुद्दों के आधार पर वो अपनी वोटिंग कर रहे हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, 2 करोड़ 80 लाख मतदाता जो हैं वो 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर, जिनमें से कई सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। 2 केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से फाइट कर रहे हैं और कैलाश चौधरी बाड़मेर से हैं। उसके साथ ही
दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, जहां मैं जिस सीट पर हूं, जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, जालोर सीट पर, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह झालावाड़ सीट से मैदान में है। उसके साथ ही ओम बिरला, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, उनकी वो भी इस बार इन 13 सीटों में चुनाव मैदान में है। और अभी जो हमारे साथ युवा है, हम उनसे बात करते हैं। आप वोट देने आए हैं, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? मुद्दों पर तो अभी फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं लोकसभा अच्छा, में। फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं। तो आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं? आप किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? अभी तो कोई खास मुद्दे हैं नहीं। राष्ट्रवाद मुद्दा है? नहीं जॉब मुद्दा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। तो आपका क्या मुद्दा क्या है? अभी तो बस फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं बस। आप फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं, किस मुद्दा क्या है आपका? किस मुद्दे पर कौन से आपने प्रत्याशी चुना? खास भी कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, बस। कोई मुद्दा नहीं है। चलिए, हमारे साथ कुछ और हमारे साथ में लोग हैं। भाई साहब, आप बताएंगे किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं आप? मैं देश विकास पर वोट दे रहा हूँ। और क्या क्या मुद्दे देश के विकास के अलावा? देश के विकास के अलावा इसमें युवा का भी विकास है, राष्ट्रवाद है, उन सब पे। आनंद, जो लोग मिल रहे हैं, हाँ, उनमें एक कॉमन चीज आ रही है, और वो है राष्ट्रवाद इस सीट पर। हाँ। और मैं जिस सीट पर खड़ा हूं, यहाँ पर जो पिछले 4 बार से ये सीट बीजेपी के पास लगातार चल रही थी, अब ये इस बार इन्हें बीजेपी को चुनौती मिली है पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे से। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार लंबे समय तक यहाँ पर कैंप करके रहे। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी अपने बेटे के चुनाव प्रचार में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आज सायंकाल संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर के 191 सीटों पर आज सायंकाल तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी होगी। देश के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर लोगों के मन में मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को लेकर के जिस प्रकार की उमंग है, एक सकारात्मक माहौल है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। देश कार्य को देखना चाहता है और मोदी जी ने 10 वर्ष में देश को एक नई दिशा दी है। 10 वर्ष का उनका एक कार्यकाल देश भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम कार्यकाल है। हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ है। इसलिए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। और मेरा ये मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। मुख्यमंत्री जी, ये देखा जा रहा है कि इन चुनावों में भी जो विकास के मुद्दे थे वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। उनकी जगह इतर नए इश्यूज और नॉन रेलिवेंट इश्यूज हम कह सकते हैं कि वो अपनी जगह लेते जा रहे हैं। ये मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कहना कि चुनाव में नॉन रिलेवेंट मुद्दे आ रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। चुनाव की शुरुआत में हम लोगों ने मोदी की गारंटी, जो विकास, सुशासन और सुरक्षा से जुड़े हुए थे, इन्हीं मुद्दों को हम लोगों ने जनता जनार्दन के सामने रखा था और पहला चरण इसी दिशा में आगे बढ़ा था। लेकिन इसी दौरान पहले चरण के ठीक पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो सहयोगी है वह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत करता है। और चूंकि कांग्रेस का इतिहास
इस पूरे मामले में हमेशा संदिग्ध रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये मुद्दे प्रासंगिक हो जाते हैं। हमने विकास के मुद्दे पर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के जो कार्य हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर भारत के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम तो चुनाव में गए थे। लेकिन उनके मैनिफेस्टो ने हमारा ध्यान आकर्षित किया इस ओर। और आपने देखा होगा कांग्रेस के एक सलाहकार के रूप में सैम पित्रोदा, उनका वक्तव्य सबने पढ़ा। कांग्रेस ने इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट के दौरान रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने की थी। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके और उनके अधिकार में बंदरबांट करने और उसमें लूट करने की एक शुरुआत प्रारंभ की है, ये सभी संदेह पैदा करता है। एक दूसरा, जो विरासत टैक्स की बात कांग्रेस कर रही है, यह भी एक खतरनाक इशारा है। गरीबी, एक झटके में गरीबी हटाएंगे, इसके लिए वे हर संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे, इस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख कर रहा है और फिर उसके माध्यम से हर एक संपत्ति को ये लोग अपने कब्जे में लेकर के, यानी दोनों चीजें, एक तरफ ये लोग देश के अंदर मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ किसी ने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति अर्जित की है, घर बनाया है, कोई प्रॉपर्टी बनाई है, खास तौर पर हमारी माताएं बहनें अपने लिए जेवर खरीदती हैं, उसको ये अपने अधिकार में ले लेंगे। विरासत जो बाप दादों की कमाई है उसका आधा ये लोग हड़प लेंगे। और तीसरा, व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ को पुनः लागू करने की बात, 3 तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया, ये कहते हैं हम फिर से लागू करेंगे। यानी महिलाओं का इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता। तो स्वाभाविक रूप से इस देश का विभाजन जिन कारणों से हुआ था, अगर कोई राजनीतिक दल आज के दिन पर भी उन मुद्दों का उल्लेख करते हुए देश को उधर ले जाने का प्रयास करेगा तो उसका विरोध हर हाल में होगा। भारत के अंदर नक्सलवाद पूरी तरह समाप्ति की ओर है। अगर नक्सली और माओवादी प्रवृत्ति को फिर से भारत के अंदर पनपाने का प्रयास होगा, उसका पुरजोर विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती। देश के अंदर यहां की जनता जनार्दन की संपत्ति पर, भ्रष्टाचारियों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई पहले से सरकार कर रही है। उनके एक एक पाई का हिसाब होगा। लेकिन एक कॉमन मैन को प्रताड़ित करने के लिए उसके खून पसीने की कमाई पर कोई डकैती डालने का प्रयास होगा तो इसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती है। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश की राजनीति का तालिबानीकरण करने के पर उतारू हो रखे हैं। देश के अंदर माओवादी दुष्प्रवृत्ति को जबरन थोपने का प्रयास कर रहे हैं और पर्सनल कानून के नाम पर देश की महिलाओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की संपत्ति पर जो इनकी कुदृष्टि लगी हुई है, इसलिए ये मुद्दे आए हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में रिलेवेंट हैं। और इन मुद्दों को इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से उठा करके जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित कर रही है कि सत्ता से लोग अभी कोसों दूर हैं। इस पर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी ध्यान आकर्षित कर रही है जनता जनार्दन का कि जागरूक हो जाओ, ये लोग जिस मनसा के साथ आ रहे हैं, इससे पहले कि इनके मनसा के अनुरूप इन लोगों को सफलता प्राप्त हो, इनके मनसूबों पर पानी फेरने का एक वक्त आपके पास है। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने में निर्णायक साबित होगी और वह आपने 2014 में किया था, क्योंकि 11, 12, 13 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम बार बार विरासत टैक्स की बात कर चुके थे।
आज वही बात तो सैम पित्रोदा कह रहे हैं। इसीलिए इन चीजों को लेकर के आज फिर से जनता जनार्दन को बार बार कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के इन मंसूबों पर समय रहते अपने वोट के माध्यम से पानी फेरने का काम करें, अन्यथा यह गठबंधन देश के लिए भी, कॉमन मैन के लिए भी और आधी आबादी के लिए भी भयंकर खतरा पैदा कर सकता है।